हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू, जिसमें हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के चार्टर एक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए जो हमें बताना है सही है या गलत है। इट रिन्यूड द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 20 ईयर्स। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 ईयर्स के लिए रिन्यू कर दिया था। ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। It provided that the salaries of board of control would be paid from Indian revenues। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की जो सैलरी है वो इंडियन रेवेन्यू में से पे की जाएगी, ऐसा कहा गया था इस चार्टर में। यस, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर द रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में चार्टर एक्ट 1793 में नहीं दिया गया था, बल्कि ये बाद में आया था जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और उसके बाद में ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के चार्टर एक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो हमें बताना है सही है या गलत है। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद इंडिया एक्सेप्ट इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था, सिर्फ दो चीजों को छोड़कर, टी में ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड, मतलब चाय में ट्रेड और चीन के साथ ट्रेड, इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी की ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया गया था इस चार्टर एक्ट में। इट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी टू प्रोपागेट देयर रिलीजन इन इंडिया। ये स्टेटमेंट भी सही होगा, क्योंकि ये चार्टर एक्ट क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ करता था इंडिया में अपने रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए। थर्ड स्टेटमेंट, द एक्ट एम्पावर्ड द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस चार्टर एक्ट ने इंडिया को पावर दी थी, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स को पावर दी थी वहां के लोगों पर टैक्स इम्पोज करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 ओनली, मीन्स तीनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब हमें देखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को लेकर के कौन से स्टेटमेंट सही है। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दिया था, राइट। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इट एंटर द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी को एंड कर दिया था, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ एक्टिविटीज को छोड़ करके, जैसे टी में ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड को छोड़ करके बाकी की सभी चीजों को मोनोपोली को एंड कर दिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट में, और बाकी की जो बची हुई कॉमर्शियल एक्टिविटी थी इंडिया की वो 1833 में पूरी तरीके से खत्म कर दी गई थी। फिर थर्ड स्टेटमेंट, दिस एक्ट वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। तो अभी हमने ऊपर देखा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दिया गया था, मतलब ये किसकी तरफ मूव कर रहा था? सेंट्रलाइजेशन की तरफ। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? 1, 2 एंड 3, ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? पहले इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। ये गलत हो जाएगा। वैरन हेस्टिंग इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी गलत हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी गलत हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? इंडिया के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विद रेफरेंस टू चार्टर एक्ट ऑफ 1833, consider the following statement, is centralized legislative power in the governor general of India। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव पावर को सेंट्रलाइज किया था इस चार्टर एक्ट ने। सेकंड, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, ये भी करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को गवर्नर ऑफ बंगाल के को उसके ऊपर सुपीरियर बनाया गया था। थर्ड, इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एक नई पोस्ट को ऐड कर दिया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर की पोस्ट को, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3 बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। लेफ्ट साइड में हमें प्रोविजन दे रखे हैं, राइट साइड में चार्टर एक्ट दे रखा है। तो देखेंगे हम एंड ऑफ कंपनी ट्रेड, कंपनी का ट्रेड कौन से चार्टर एक्ट में एंड हुआ था? 1833 में, तो ये राइट हो जाएगा। लॉ कमीशन अंडर मैकॉले, मैकॉले अभी हमने देखा कि एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो ये भी राइट हो जाएगा। ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज, ये भी राइट हो जाएगा। 1853 में ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज में अलाउ कर दिया गया था, और बाकी उसके बाद के एक्ट में और भी उसको ओपनली अलाउ किया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। Now, with reference to Charter Act of 33, consider the following statement. It marked the beginning of India as a unitary state. ये right statement हो जाएगा, क्योंकि इसने इंडिया को सेंट्रलाइजेशन की तरफ मूव किया था। इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन एट प्रोविंशियल लेवल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चार्टर एक्ट 1833 ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को प्रोविंशियल लेवल पर सेपरेट नहीं किया था। चार्टर ऑफ 1853 ने 1853 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया था। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 ने प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, टोटली मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स तो नहीं होने लगे थे इस चार्टर एक्ट से, लेकिन फिर भी एक शुरुआत की गई थी मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की। तो फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में हम देखेंगे। इट डिड नॉट स्पेसिफाई अ फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर द कंपनी रूल। अभी हमने देखा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833, 1850 और एंड 1793 के चार्टर एक्ट ने 20-20 साल के लिए कंपनी के चार्टर को रिन्यू किया था, लेकिन इसमें 1853 के चार्टर एक्ट में ऐसा कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया था। तो ये राइट हो जाएगा। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी राइट हो जाएगा। इसने टोटल 6 मेंबर इन गवर्नर की लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड कर दिए थे, जिसमें कि 4 मेंबर्स किस में से थे? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा प्रोविंसेस से, जो वहां के गवर्नर अपॉइंट करके भेजते थे। एंड थर्ड स्टेटमेंट, इट अलाउ द इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन सिविल सर्विसेज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी एग्जाम कहाँ पर कंडक्ट हो रहा था? लंदन में। एग्जाम कहाँ कंडक्ट हो रहा था? लंदन में। तो ये गलत हो गया। तो हमारा इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएंगे एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर ए। Now, the Charter Act of 1853 reduced the number of डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड। तो अभी तक हमने देखा कि कितने डायरेक्टर हुआ करते थे? 24। तो 1853 के चार्टर एक्ट ने उनको रिड्यूस करके कितना कर दिया? 18। 24 to 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? बी। Under the Charter Act of 1853, which of the following became an ex officio member of Governor's Legislative Council? कौन ex officio member हुआ करता था गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल का? गवर्नर ऑफ बॉम्बे? नो। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा? राइट। तो चार्टर एक्ट 1853 ने
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा को एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दिया गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल का। एंड कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिया नो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नो। Next question. The Charter Act of 1853 is considered a constitutional landmark mainly because it 1853 के चार्टर एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क माना गया। क्यों? इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन इंडिया? नो। डायरकी इंडिया में किसे इंट्रोड्यूस की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 से इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ये गलत हो गया। सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये हमने अभी देखा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल का लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को किसने सेपरेट किया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1853, तो ये राइट हो गया। इस्टेब्लिश फेडरलिज्म इन इंडिया, ये गलत हो जाएगा। फेडरलिज्म इंडिया में कब आया था? फेडरलिज्म आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिश कब हुआ था? आफ्टर 1858। 1858 के बाद में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिशमेंट। इसी के साथ थैंक यू। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है, और आगे सेशन में जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।